conduction, I think. Okay. Yes, okay. So now we will start nerve impulse conduction. ठीक है बच्चों, है ना? Please make a new heading. Generation and conduction of nerve impulse. Generation and conduction of nerve impulse. Generation and conduction of nerve impulse. देखो, जो भी न्यूरॉन होती है बेटा, उस न्यूरॉन में क्या रहता है बच्चे कि न्यूरॉन्स आपने सबने ऐसे पढ़ा होगा कि भाई बाहर की तरफ कौन सा चार्ज रहता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो अगर मैं ये एक एक्सॉन बना रहा हूँ, एक्सोलेमा, तो आउटर साइड की तरफ पॉजिटिव चार्ज रहता है, बिल्कुल सही बात है। अंदर साइड की तरफ कैसा चार्ज रहता है, नेगेटिव। तो चार्ज अगर देखेंगे तो बाहर पॉजिटिव, अंदर नेगेटिव। बाहर पॉजिटिव, अंदर नेगेटिव, ये मैंने बना दिया। तो एक न्यूरॉन जब इस स्टेट में होगी कि बाहर पॉजिटिव चार्ज हो, अंदर नेगेटिव चार्ज हो, तभी वो किसी नए स्टिमुलस को रिसीव करेगी। ये इससे ऐसे पता चल रहा है कि बाहर साइड की तरफ क्या है, पॉजिटिव पोल हो गया, और अंदर साइड की तरफ क्या हो गया, नेगेटिव पोल। तो एक तरह से ये पोलराइज्ड हो गई ना। ऐसा हुआ ना कि भाई एक साइड की तरफ पॉजिटिव और एक साइड की तरफ नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना? इसका मतलब ये क्या है, पोलर कंडीशन हो गई, पोलराइज्ड हो गई। और कोई भी पोलराइज्ड न्यूरॉन जब तक नहीं होगी तब तक वो नया स्टिमुलस रिलीज रिसीव नहीं करेगी। तो इसके लिए एनसीईआरटी ने एक स्टेटमेंट लिखा है बच्चों, और उस स्टेटमेंट उन्होंने बहुत बढ़िया बात लिखी है। ये पहले असर्शन रीजन बना के पूछते थे, अब आज तो असर्शन रीजन आते नहीं है। तो स्टेटमेंट क्या है, मेरे साथ लिखिए। एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है कि न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है एनसीईआरटी का। तो न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल cells because their membranes are because their membranes are because their membranes are in a polarized state, in a polarized state। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ड्यू टू डिफरेंशियल कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ आयंस। ड्यू टू, मैं नीचे लिख रहा हूं, डिफरेंशियल concentration gradient of ions across membrane, okay. This exolema is selectively permeable in nature. This exolema is selectively permeable in nature। अब ओवरऑल सारी बात समझो। उन्होंने कहा ये एक्साइटेबल सेल्स हैं। क्यों है एक्साइटेबल सेल्स? तो क्या आपका आंसर लगेगा? क्योंकि ये पोलराइज्ड स्टेट में है।
ठीक है, और ये पोलराइज्ड स्टेट कैसे बनती है, उन्होंने कहा डिफरेंशियल कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये अभी आपको मैं समझाऊंगा आयंस का डिफरेंशियल कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या है, ये अभी मैं बताऊंगा। और ये जो मेम्ब्रेन ऐसे कहते हैं एक्सोलेमा, एक्चुअली प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अब वो एक्सॉन की है इसलिए प्लाज्मा लेमा की जगह एक्सोलेमा कह दिया। तो ये सेलेक्टिवली परमिएबल है। सेलेक्टिवली परमिएबल समझते हैं, किसी को अलाउ करेगी परमिएबिलिटी, किसी की बढ़ेगी, किसी की नहीं होगी, कभी कोई क्लोज होगा, कभी ओपन होगा। तो सेलेक्टिवली कि आप अंदर आ सकते हैं, आप बाहर जा सकते हैं, लाइक दैट। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, सिलेक्टिव परमिएबल। क्या ये समझ में आ गया इतना? तो फटाफट नोट कर लीजिए इसे। नोट कर लिया हो तो फिर मैं आगे बढ़ूं। ये सारा आपको आना चाहिए। ठीक है बच्चों, है ना? ढंग से समझना है, आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए, तो मैं इसे इरेज कर रहा हूं। सुनिए फिर से। तो अब इसमें 3 स्टेट्स होती हैं, प्रोसेस में 3 स्टेट्स होती हैं, यहाँ पर आपको सब समझ में आ जाएगा। पहली होती है पोलराइजेशन, दूसरी होती है डीपोलराइजेशन, और तीसरी स्टेट होती है रीपोलराइजेशन। उसमें थोड़ा सा पार्ट हाइपर पोलराइजेशन भी है, बट वो छोटा पार्ट है। तो मेन तो 3 ही है, पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन, फॉलोड बाय हाइपर पोलराइजेशन। तो सबसे पहला फर्स्ट लिखते हैं बच्चे, पहला पार्ट लिखेंगे हम। पहला है पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन कब रहता है, पोलराइज्ड स्टेट कब रहती है? तो ये रेस्टिंग फेज होती है। बेसिक बात है बच्चे, रेस्टिंग फेज। तो रेस्टिंग फेज कैसी है, पोलराइज्ड। इतना आ गया सबको समझ में कि रेस्टिंग फेज कैसी है, पोलराइज्ड। अब सुनो इसमें कंडीशन क्या है, रेस्टिंग फेज जब पोलराइज्ड है। तो जैसे आप को अभी मैंने एक एक्सॉन बनाई थी, चलिए मैं फिर से ऐसे ड्रॉ करता हूं। मान लो ये एक्सॉन है, और ये इसमें क्या है, अलग अलग टाइप के चैनल्स हैं। समझना बच्चे, अलग अलग टाइप के चैनल्स हैं, पूरी बड़ी सी एक्सॉन है। ये मान लो इधर ये साइटोन रहा होगा, और आगे एक्सॉन टर्मिनल है, वो स्ट्रक्चर तो आप जानते ही हैं। तो इसमें अंदर की तरफ, यानी अंदर जो फील्ड है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एक्सोप्लाज्म। एक्सोप्लाज्म। और ये जो मेम्ब्रेन है बेटा, इसे क्या कह रहे हैं, एक्सोलेमा। तो एक्सोप्लाज्म और एक्सोलेमा, ये बात क्लियर हो गई? ठीक है। अब बाहर की तरफ क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, सेल के बाहर क्या होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो ईसीएफ लिख देते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ये बाहर भरा हुआ है सेल के बाहर। इंट्रासेलुलर फ्लूइड क्या है, एक्सोप्लाज्म, जो कि एक्चुअली साइटोप्लाज्म है। तो अंदर एक्सोप्लाज्म में यानी इंट्रासेलुलर फ्लूइड में कौन सा आयन ज्यादा होता है, सोडियम या पोटेशियम? ऑफ कोर्स पोटेशियम। वेरी गुड। तो सुनिए ध्यान से, अंदर 25 to 30 टाइम्स
पोटेशियम आयंस हैं किसके कंपैरिजन में, बाहर के कंपैरिजन में। क्या ये समझ में आया क्या? यानी ईसीएफ के कंपैरिजन में एक्सोप्लाज्म में 25 से 30 टाइम्स पोटेशियम आयंस। लेकिन बच्चे जब आयंस हैं पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो क्या अपनी बॉडी चार्ज्ड होती है क्या, पॉजिटिव या नेगेटिव या न्यूट्रल होती है? ऑफ कोर्स बॉडी या कोई भी सेल होती है तो न्यूट्रल होती है। इसका मतलब अगर पॉजिटिव आयंस हैं तो उनको बैलेंस करने के लिए नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स भी होंगी, है ना? क्या होंगी? नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, उतनी ही नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स भी हैं आयंस के कंसंट्रेशन के हिसाब से। बेटा ध्यान से समझो, क्या है? नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स भी हैं। ठीक है, तो ओवरऑल न्यूट्रल है, बैलेंस्ड है अभी एनवायरनमेंट। अब बाहर साइड की तरफ क्या ज्यादा होता है, तो मैं रेड कलर से लिख रहा हूं, 10 to 15 टाइम्स सोडियम आयंस ज्यादा रहते हैं अंदर के कंपैरिजन में। कितने टाइम्स ज्यादा रहते हैं? 10 to 15 टाइम्स। ध्यान रखेंगे। तो इनको बैलेंस करने के लिए क्या होगा? क्लोराइड आयंस, क्योंकि ये भी तो न्यूट्रल करेंगे। तो ये है डिफरेंशियल कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी पोटेशियम अंदर बहुत ज्यादा है और बाहर सोडियम भी काफी ज्यादा है, तो एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनता है। इतना क्लियर हुआ? अब एक बात बताओ आप, कि जो सोडियम आयन चैनल्स हैं और पोटेशियम आयन चैनल्स हैं, ठीक है बच्चे, माननीय जोशी, तो बेटा जो सोडियम आयन चैनल्स हैं और पोटेशियम आयन चैनल्स हैं, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं डिफ्यूजन आयन चैनल्स की। देखो अलग अलग टाइप के चैनल्स होते हैं। पहला मैं बोलता हूं, हाँ अलग अलग टाइप के, काफी टाइप के चैनल्स होते हैं। तो मैं सिंपली लिख रहा हूं कि सोडियम एंड पोटेशियम के डिफ्यूजन आयन चैनल्स है ना, जो पैसिव डिफ्यूजन कराते हैं, सोडियम एंड पोटेशियम एंड डिफ्यूजन आयन चैनल्स। तो मैं ऐसे लिखता हूं, सुनो ध्यान से, डिफ्यूजन आयन चैनल्स। तो डिफ्यूजन आयन चैनल्स कौन कौन से होते हैं? एक तो हो जाएगा सोडियम आयन का और एक हो जाएगा पोटेशियम आयन का। मुझे लगा ये बात तो आप समझ गए। तो डिफ्यूजन आयन चैनल्स और, हाँ ध्यान से सुनो, तो डिफ्यूजन आयन चैनल्स दो टाइप के हैं, एक तो है सोडियम आयन चैनल, एक है पोटेशियम आयन चैनल। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना बेटा, इसमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में डिफरेंस किसका ज्यादा है, पोटेशियम का या सोडियम का? क्योंकि हम ये जानते हैं जो डिफ्यूजन आयन चैनल्स होते हैं वो तो सिंपल डिफ्यूजन कराएंगे, एक पैसिव प्रोसेस होगी, तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आयन का मूवमेंट कराएंगे। तो जो पोटेशियम आयन होंगे वो ज्यादा तेजी से बाहर जाएंगे या सोडियम आयन बाहर से अंदर ज्यादा तेजी से आएंगे? तो ये तो अब सबको दिख रहा है। अच्छी बात है, वेरी गुड बच्चे। इसका मतलब इस कंडीशन में पोटेशियम आयन बहुत तेजी से बाहर जाएंगे। अगर उसके कंपैरिजन की बात करूं मैं, तो जैसे मैंने कहा मैनी पोटेशियम आयंस बाहर आ रहे हैं, ठीक है। तो जो सोडियम आयन अंदर आएंगे वो रेयरली होंगे, फ्यू सोडियम आयंस मैंने लिखा, फ्यू सोडियम आयंस अंदर की तरफ आएंगे। ये तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की बात है ना। इसका मतलब जो डिफ्यूजन आयन चैनल्स हैं वो पोटेशियम आयन चैनल्स परमिएबल है, यानी ओपन है। परमिएबल का मतलब समझते हैं क्या हुआ? ओपन। और सोडियम आयन चैनल एनसीईआरटी क्या लिखती है? नियरली
इम्परमिएबल। तो नियरली इम्परमिएबल के का मतलब क्या हुआ? एनसीईआरटी लिखती है ना नियरली इम्परमिएबल, इसका मतलब कि बहुत कम परमिएबिलिटी है, ऑलमोस्ट इम्परमिएबल जैसे, यानी थोड़े से सोडियम आयन अंदर आएंगे और बहुत सारे पोटेशियम आयन रिलेटिवली, जैसे मान लो 10 पोटेशियम आयन बाहर जाएंगे तो पता चला 2 सोडियम आयन अंदर आ गए, ऐसा। तो बहुत कम सोडियम आयन अंदर आएंगे। अच्छा एक बात बताओ, इसमें जब पोटेशियम आयन तेजी से बाहर जा रहे हैं और सोडियम आयन धीरे धीरे अंदर आ रहे हैं, तो मैंने समझाया आपको कि जैसे मान लो 10 पोटेशियम आयन बाहर गए तो बाहर पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया और अंदर तो केवल 2 ही सोडियम आयन आए हैं, तो अंदर नेगेटिवली चार्ज बढ़ जाएगा ना, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स तो मूव करती नहीं है। इस वजह से इनर साइड की तरफ क्या होगा? हाँ जी, अब मैं चार्ज की बात कर रहा हूं, इसलिए आउटर साइड की तरफ क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज आ गया। लॉजिकली समझ में आ गया सबको कि बाहर पॉजिटिव चार्ज क्यों आया और अंदर निगेटिव चार्ज क्यों आया? क्या स्टोरी सबको समझ में आ गई है? तो अब ये डिपोलराइज्ड है कि पोलराइज्ड है? अब ये न्यूरॉन कैसी है? पोलराइज्ड। तो उतनी देर से यही तो समझा रहे थे, समझ में आया ना? निगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स कैसे मूव करेंगे? इतने बड़े बड़े चैनल्स थोड़ी ना होते हैं बच्चे, वो तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इतने बड़े वो बाहर निकल जाएंगे तो सेल कैसे रहेगी? है ना बेटा? निगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स थोड़ी ना मूव करने लगेंगी। समय क्लियर? क्या आपको ये समझ में आ गया? पूरी प्रोसेस क्लियर हो गई? ओके। मैं आज एक काम और करता हूँ, क्योंकि ये प्रोसेस है तो आप लोग सब लोग एनसीईआरटी सामने रखो अपने। सॉरी, आपके सामने सबके एनसीईआरटी है क्या? हाँ, तो इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी से। अब मैं जितना बोल रहा हूं उतना पढ़ो मेरे साथ, सुनो ध्यान से। एक पहली लाइन से पढ़ना स्टार्ट करता हूं जो आपने नोट कर ली है। लिखा है कि न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल्स बिकॉज देयर मेम्ब्रेन्स आर इन पोलराइज्ड स्टेट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयन चैनल्स आर प्रेजेंट ऑन द न्यूरल मेम्ब्रेन। अलग अलग आयन चैनल्स रहते हैं, ये तो बता ही दिया आपको। फिर कह रहा है कि दीज आयन चैनल्स आर सेलेक्टिवली परमिएबल टू डिफरेंट आयंस। तो ये भी मैंने आपको लिखवा दिया कि ये सेलेक्टिवली परमिएबल होते हैं। व्हेन अ न्यूरॉन इज नॉट कंडक्टिंग एनी इम्पल्स, दैट इज रेस्टिंग, हम रेस्टिंग ही पढ़ रहे हैं, द एक्सोनल मेम्ब्रेन इज कंपैरेटिवली मोर परमिएबल टू पोटेशियम आयंस एंड नियरली इम्परमिएबल टू सोडियम आयंस। यहां तक आपको सब कुछ समझ में आ गया? सब लिखा है आपकी स्क्रीन पे, मोर परमिएबल टू पोटेशियम आयन and nearly impermeable to sodium ions। क्लियर हो गया बच्चों ये? गुड। तो आगे कहते हैं कि एनसीईआरटी कहती है कि सिमिलरली द मेम्ब्रेन इज impermeable to negatively charged proteins present in exoplasm। वो तो आपको वैसे ही बताया, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स थोड़ी ना जा सकती है बाहर, इतना बड़ा चैनल थोड़ी ना है। आगे, consequently the exoplasm inside the axon contains high concentration of potassium ion and negatively charged proteins and low concentration of sodium ions। ये तो पता ही है सबको। इन कंट्रास्ट इन्होंने सिर्फ हाई और लो लिखा है, मैंने बता दिया है कि कितने टाइम्स, और ज्यादा क्लियर बता दिया आपको। In contrast, the fluid outside the axon contains a low concentration of potassium ion, a high concentration of sodium ion, and thus forms a concentration gradient। तो अब आपको concentration gradient भी क्लियर है, ठीक है? क्या इतना सब आपको क्लियर हो गया है क्या?
अगर इसमें जरा सा भी डाउट है तो बोलिए। ठीक है बच्चों, किसी का कोई डाउट नहीं आया, आपने नोट भी कर लिया। अब मैं इसमें एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, है ना? आप मुझे आंसर करिएगा कि आप ये कह रहे हो, एनसीईआरटी भी ये कह रही है कि पोटेशियम आयन बाहर जा रहे हैं और सोडियम आयन थोड़े ही सही लेकिन थोड़े से थोड़े अंदर आ रहे हैं। तो हमने कहा एक सर्टेन टाइम होगा जिसमें इतने पोटेशियम आयन बाहर चले जाएंगे कि बाहर और अंदर की पोटेशियम आयंस की कंसंट्रेशन या सोडियम आयन की कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगी और फिर ये फ्लो स्टॉप हो जाएगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया? यस उज्जवल? तो ये तो गलत बात है, तो फिर हम ये कैसे कह पाएंगे कि 25 से 30 टाइम्स पोटेशियम अंदर ज्यादा है और 10 टू 15 टाइम्स सोडियम बाहर ज्यादा है? ये हम कैसे कह पाएंगे? थोड़ी देर बाद तो इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब कुछ ना कुछ ऐसा है जो इस कंसंट्रेशन रिवर्स नहीं होगा कभी भी। हेलो माननीय जोशी, बच्चे रिवर्स क्यों होने लगेगा? जब इक्वल हो जाएगा तो किसी भी तरफ मूवमेंट कैसे होगा? है ना? मान लो 30 टाइम्स है, बाहर भी 15 अंदर भी 15, तो फिर मूवमेंट क्यों होगा? स्टॉप हो जाएगा ना। रिवर्स कैसे होगा? ऐसा थोड़ी ना है जैसे मैंने आपको पढ़ा दिया और आपको पूरा आने लगा, ठीक है, तो आप मेरे को पढ़ाने लगोगे, ऐसा थोड़ी ना होगा। रिवर्स कैसे हो जाएगा भाई? इक्वल नॉलेज हो जाएगा ना अगर मान लो मैं आपको सब समझा दूं। रिवर्स तो तभी होगा जब आपके पास ज्यादा नॉलेज हो मेरे से। एम आई क्लियर? ठीक है, चलो। तो अब इस बात को समझो ध्यान से कि ये तो एक प्रॉब्लम है ना कि पोटेशियम बाहर जा रहा है और अंदर सोडियम आ रहा है। ये तो प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम समझ में आ गई सबको? सॉरी। तो इसको मेंटेन कैसे करेंगे? कैसे हम कह पाए कि 25 से 30 टाइम्स पोटेशियम अंदर ज्यादा है और बाहर 10 टू 15 टाइम्स सोडियम ज्यादा है? ये कैसे कर पाएंगे हम? यस, कुछ लोगों ने सही आंसर दिया। सोडियम पोटेशियम पंप। हाँ जी, सोडियम पोटेशियम पंप, वेरी गुड। तो सोडियम पोटेशियम पंप ऑपरेट होगा बच्चे। अब सोडियम पोटेशियम पंप कैसे ऑपरेट होता है? तो इसे नोट कर लो अच्छे से। पहले तो इसको अगेंस्ट कंसंट्रेशन ऑपरेट करना चाहते हैं हम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें सोडियम आयन हम बाहर ले जाना चाहते हैं, क्योंकि जो अंदर आ गए हैं उनको बाहर ले जाएंगे। तो 3 सोडियम आयन को बाहर ले जाया जाता है। कितने? 3 सोडियम आयन को। और बदले में रेशियो में अंदर कितने आते हैं? 2 पोटेशियम आयन बाहर से अंदर लाए जाते हैं। यानी सोडियम आयन का क्या होता है? इफ्लक्स। और पोटेशियम आयन का क्या होता है? इनफ्लक्स। क्या ये क्रिस्टल क्लियर हुआ अभी? इफ्लक्स और इनफ्लक्स समझ में आ गया सबको? तो ये आप अगेंस्ट कंसंट्रेशन कर रहे हो या अलोंग कंसंट्रेशन कर रहे हो? मुझे जवाब दो, जनता जवाब चाहती है। हैं? यस, अगेंस्ट कंसंट्रेशन, वेरी गुड बेटा। तो ये कैसे काम कर रहे हैं? अगेंस्ट कंसंट्रेशन। और जब भी अगेंस्ट कंसंट्रेशन काम करोगे, किसी के अगेंस्ट कोई चीज करेंगे हम, तो वो एक्टिव प्रोसेस होगी, एनर्जी लगेगी, एनर्जी खर्च होगी। या तो आप फ्लो के साथ बह जाइए, पानी जैसे बह रहा है उसी के साथ बह जाइए, तो एनर्जी नहीं लगेगी।
लेकिन अगर आपको फ्लो के अगेंस्ट जाना है तो एनर्जी कंज्यूम होगी। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि फिशेस जो होती हैं या जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो अगेंस्ट द फ्लो मूव करते हैं या अलोंग द फ्लो मूव करते हैं? बोलो। अगेंस्ट द फ्लो। यस, है ना? तो याद रखो, लाइफ में अगर जिंदा रहना है तो अगेंस्ट द फ्लो वाला एटीट्यूड होना चाहिए, है ना? यस, वरना पानी आपको डुबा देगा क्योंकि आप तैरना भूल जाओगे। एम आई क्लियर? लेकिन ज्यादा लोग क्या होते हैं, अलोंग द फ्लो वर्क करते हैं, है ना? तो आप धीरे धीरे वो तैरना तैरना भूल जाते हैं। जैसे ही पता चला पानी जाकर के कहीं पर रुका तो तैरना तो भूल ही चुके थे। हाँ, ओनली डेड फिशेस गो विद द फ्लो, अलाइव अगेंस्ट द फ्लो। यस, लिसन मी। तो अब मैंने इतनी देर समझा दिया कि भाई अगेंस्ट द फ्लो वर्क करना है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन वर्क करना है। तो आपको क्या होगा? परफेक्ट, 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 है ना? एटीपी खर्च होगा, एनर्जी चाहिए होगी अपने को। हाँ जी। तो यहाँ पर अपने को एटीपी खर्च होती है। तो एटीपी कैसे खर्च होती है, ध्यान से सुन लो भाई। एटीपी को एटीपीएज एंजाइम, कौन सा एंजाइम? एटीपीएज, जो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही है। तो एटीपीएज एंजाइम एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस एनर्जी में ब्रेक कर देगा और इस एनर्जी को यूज कर देंगे हम यहां पर इस प्रोसेस में। तो प्रोसेस समझ में आ गई? तो इनको जो आयंस को सोडियम पोटेशियम पंप होता है वो कैरियर प्रोटीन का बना होता है। तो नोट कर लेना कि जो सोडियम पोटेशियम पंप मैंने बताया, तो पंप इज मेड अप ऑफ कैरियर प्रोटीन्स। कैरियर प्रोटीन्स ये क्या बनाती हैं? सोडियम पोटेशियम पंप। नोट करिए, सोडियम पोटेशियम पंप कौन बनाता है प्यारे बच्चों? कैरियर प्रोटीन्स। और वो ऑब्वियस सी बात है कि प्लाज्मा लेमा में होती है, यानी एक्सोलेमा में होती है, यानी सरफेस में होती है। ठीक रहेगा? तो ये 3 सोडियम आयन को बाहर छोड़ देता है और बदले में 2 पोटेशियम आयन अंदर लाता है, यानी इनफ्लक्स कराता है। इफ्लक्स कितने का होता है? 3 सोडियम आयन का। ये ध्यान रहेगा सबको? ठीक है, ठीक है बच्चे, है ना? अब देखो इसका मतलब यहाँ पर क्या क्या ओपन है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो जो डिफ्यूजन आयन चैनल है पोटेशियम का वो परमिएबल है। सोडियम आयन का जो डिफ्यूजन आयन चैनल है वो नियरली इम्परमिएबल है, यानी बहुत कम परमिएबल है। और साथ ही साथ सोडियम पोटेशियम पंप ऑपरेट हो रहे हैं। ठीक है? तो ये ओवरऑल स्टेट ऐसी बनी हुई है। लेकिन यहां पर अभी हमने वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल्स, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम आयन चैनल्स, ऐसी कोई बात नहीं की क्या? हाँ, अपन तो बात ही नहीं कर रहे हैं कि सोडियम आयन वोल्टेज गेटेड चैनल या पोटेशियम आयन वोल्टेज गेटेड चैनल क्या होते हैं। इसका मतलब वो दोनों चैनल्स यहाँ पर क्लोज्ड होते हैं। तो आप नोट कर लो कि सोडियम आयन वोल्टेज गेटेड चैनल्स, मैं रेड कलर से ऊपर लिख रहा हूं, सोडियम आयन वीजीसी वोल्टेज गेटेड चैनल एंड पोटेशियम आयन वीजीसी वोल्टेज गेटेड चैनल कैसे होंगे? यहाँ पर क्लोज्ड, सबसे ऊपर लिखा है मैंने रेड से। नोट कर लिया? तो सोडियम ion voltage gated channels and potassium ion voltage gated channels remain closed in resting stage, that is polarization state। तो पोलराइजेशन स्टेट क्यों बनी रहती है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कौन मेंटेन किए रहता है? तो बेस्ट आंसर है, जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन करता है वो है सोडियम पोटेशियम पंप, जो अगेंस्ट द फ्लो वर्क करता है। तो ये पहला स्टेप हो गया। इसमें मुझे लगता है कि सब कुछ समझ में आ गया होगा।
स्टिल कोई कंफ्यूजन है तो जरूर पूछिए, यू आर मोस्ट वेलकम। और नोट कर लीजिए सब कुछ। 30 सेकेंड्स का टाइम है आपके पास, नोट कर लीजिए सब कुछ। कुछ छूट रहा हो, कुछ गड़बड़ हो रही हो आपसे, कोई कंफ्यूजन हो, यू कैन आस्क। आई एम सेइंग यू आर मोस्ट 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 वेलकम। पार्थ ने कहा सोडियम आयन और पोटेशियम आयन का पंप नहीं होता तो क्या होता? तो बेटा हे पार्थ, सुनो ध्यान से, कृष्ण बोल रहे हैं अब, है ना, कि अगर सोडियम पोटेशियम पंप नहीं होता तो ना आप होते ना हम होते, न दुनिया होती न इंसान होता। इस जहां में जीवन ही नहीं होता क्योंकि न्यूरॉन ही नहीं होता। हाँ, होता जीवन, बैक्टीरिया होता, वायरस होता, बिना न्यूरॉन वाले एनिमल्स होते। ठीक है, आ गया समझ में? क्लियर हुआ पहले? मर जाते, ये कंसंट्रेशन बनता ही नहीं ना। हाँ, श्री ने लिखा है भाई, तो सर अर्थ ज्यादा अच्छी होती। तो श्री, कोशिश करो अर्थ को अच्छी बनाने की। ठीक है। कैसे अर्थ को अच्छी बनाओगे? ये नहीं कि खुद मर जाना है ना, ऐसा नहीं करना है। हाँ, धरती का बोझ कम करना है ना, पॉपुलेशन को कम करना है। ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ाने में हेल्प नहीं करना, ठीक है। चलो अब मैं आगे पढ़ाऊं, हो गया? तो आप समझ गए, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है सर, सोडियम पोटेशियम पंप नहीं होता। अरे तो खुद समझ लो ना, कि जब ये नहीं होता तो नर्व काम ही नहीं करती, न्यूरॉन सिग्नल रहती ही नहीं, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन ही नहीं होता, पोलराइज्ड स्टेट होती ही नहीं, सिग्नल हम कहीं से कहीं ट्रांसफर कर ही नहीं पाते। क्लियर हुआ? तो हम जिंदा कैसे होते, लाइफ कैसे होते बिना सिग्नलिंग के? तो हम पूरी फेरा से आगे बढ़ ही नहीं पाते, क्योंकि पहली बार नर्वस न्यूरॉन कब आई थी? तो एडवांसमेंट जो सिग्नलिंग का हुआ वो कहां से हुआ? सिलेंट्रेटा से, हाइड्रा से, है ना? यस। तो हम हाइड्रा के पहले ही रहते हैं, यानी पूरी फेरा में रहते हैं एनिमल्स में। बस एनिमल का पहला किंगडम है पूरी फेरा। ठीक है, प्लांट्स होते हैं इस दुनिया में। यशराज का कहना अपना बढ़िया है, सर कुछ पढ़ना ही नहीं पड़ता। बिल्कुल सही बात है ना? जब होते ही नहीं तो पढ़ते क्या? चलो ये हो गया। अब मैं आगे आऊं सेकेंड में, ये ऐसी बातें करते रहोगे? मैंने डाउट पूछने को कहा था, है ना, थ्योरीज देने को नहीं। ओके, चलिए। सेकेंड है पोलराइज्ड स्टेट। हाँ हाँ, माननी जोशी लिख रही, सबकी अपनी अपनी थ्योरी। सही है माननी। आप लोग क्या करेंगे, या जो भी और बच्चे हैं, आप लोग बुक लिखना, ठीक है, और उसमें लिखना, नाम रखना उसका अपनी जूलॉजी, ठीक है। सुनो, उसका नाम लिखना अपनी जूलॉजी, और नीचे कोटेशन डालना, हम रूल्स फॉलो नहीं करते, जैसी मर्जी वैसे पढ़े, ठीक है। ओके मुस्कान, सेकेंड लिखते हैं डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन, ऋतु कह रही हम सर फॉलो करते हैं, बिल्कुल बच्चे, है ना? तो देखो आगे डीपोलराइजेशन। सॉरी। तो डीपोलराइजेशन कब होगा? जब कोई स्टिमुलस मिलेगा। तो पहली चीज सुनो ध्यान से, मेरा क्वेश्चन है कि कौन सा स्टिमुलस मिलना चाहिए? अच्छा, एक चीज और रह गई पोलराइज्ड में। वो पोलराइज्ड स्टेट में रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल आएगा -70 मिलीवोल्ट का, वैसे आप लोग वो जानते हो।
क्लियर है? तो -70 मिलीवोल्ट का क्या जनरेट होगा, क्योंकि बाहर पॉजिटिव चार्ज था, अंदर नेगेटिव चार्ज था। तो अंदर का जो नेगेटिव चार्ज है वो ज्यादा है, ज्यादा पोटेंशियल जनरेट कर रहा है। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होगा? -70 मिलीवोल्ट, है ना? ओके, चलिए। तो अब मैं डिपोलराइजेशन की बात कर रहा हूं। तो स्टिमुलस कैसा होगा बच्चे? मेरा क्वेश्चन है, थ्रेशोल्ड नहीं पूछा अभी मैंने। नित्या बच्चे, बात आपकी सही है, लेकिन अभी आपको ये बताना है कि स्टिमुलस मैकेनिकल होगा, मैं ऑप्शन दे देता हूं, या केमिकल होगा स्टिमुलस, या इलेक्ट्रिकल होगा। अब जो लोग आंसर करना चाहें करें। विच काइंड ऑफ स्टिमुलस, इन तीनों में से किस टाइप का ठीक है बच्चों? तो मैकेनिकल, केमिकल या इलेक्ट्रिकल, आंसर करिए। देखिए, इसमें आंसर आएगा ऑल। क्या आंसर आएगा, फिर से बोलो। हाँ, अब आपको ऑप्शन दिए, आपने गलत कर दिया ना सबने। लिखो पहले, मैकेनिकल, केमिकल और इलेक्ट्रिकल, all types of stimulus can open mechanical, chemical or electrical. All types of stimulus can open. All types of stimulus can open voltage gated sodium ion channels. Can open voltage gated sodium ion channels. नोट करो पहले से। Mechanical, chemical and electrical. All types of stimulus can open voltage gated sodium ion channels. Is it clear? ठीक है। अब ये इतना स्टिमुलस दे बच्चे कि वो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस होना चाहिए। थ्रेशोल्ड समझते हो क्या? तो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कितना होता है प्यारे बच्चों? तो ये होता है +10 मिलीवोल्ट लिख देते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा लिखना है -60 मिलीवोल्ट। आपको समझ में आया क्या? अरे भाई, जब +10 मिलीवोल्ट दे देंगे तो -70 से वो कितना हो जाएगा? -60 मिलीवोल्ट। और ये जो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है, जो -60 मिलीवोल्ट का थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है, मेरी बात समझ में आई? कितने का? -60 मिलीवोल्ट का। इतना सफिशिएंट होता है। इतना जब हो जाएगा तो वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल्स ओपन हो जाएंगे। तो पहले फैक्ट समझ में आया, पहले इस फैक्ट को नोट करो। थ्रेशोल्ड क्या? जो मिनिमम रिक्वायर्ड होता है कम से कम चैनल को ओपन करने के लिए। तो -70 था, हमें -60 चाहिए, तो +10 दे दो उसको, ये हो गया थ्रेशोल्ड। अब कोई कहता है हम सर +20 दे देंगे, ठीक है ना, तो 2 गेट थोड़ी ना खुल जाएंगे, ठीक है? तो वो बिल्कुल एग्जैक्टली करेक्ट बात हो गई अब आपकी। ठीक है, तो थ्रेशोल्ड का मतलब होता है, बेटा मैं रिपीट कर रहा हूं उज्जवल, थ्रेशोल्ड का मतलब होता है मिनिमम विच इज रिक्वायर्ड टू ओपन द वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल्स। voltage gated sodium ion channels. Is it clear now or not?
ठीक है, तो मिनिमम कितना चाहिए? आंसर करिए भाई, मिनिमम कितना चाहिए? हाँ, -60 मतलब +10 चाहिए हमें। ठीक है, मिनिमम -60 हो जाए। इससे क्या ओपन हो जाएगा? वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल्स, और कुछ भी ओपन नहीं होगा। ध्यान रखो, बार बार कह रहा हूं मैं इतनी देर से। वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल्स। ठीक है, तो इतना नोट कर लिया होगा। मैं अब आपको समझाता हूं डिपोलराइजेशन कैसे होता है। देखो, ध्यान से समझो। अब अभी हम सिंपल की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल्स की बात कर रहे हैं। भैया जी, अगर कोई डाउट हो तो बताओ मुझे। अभी तो क्या डाउट होगा, है ना? तो सुनते जाओ ध्यान से कि वोल्टेज सॉरी, वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल्स की बात कर रहा हूं मैं। पक्का? हाँ, तो ये पहला वाला मान लो, ये वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल है, जो ब्लू से पहला है। चलो इसको मैं रेड से कर देता हूं। ये वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल है। तो जब ये ओपन होगा तो सोडियम आयन तेजी से अंदर आएंगे ना, तो मैनी सोडियम आयन्स अंदर आ जाएंगे। तो लिखिएगा, दिस ओपनिंग कॉजेज रैपिड इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन्स। नोट करो जल्दी से। दिस ओपनिंग कॉजेज रैपिड इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन्स। सॉरी, this opening causes rapid influx of sodium ion। गड़बड़ नहीं करना। this causes rapid influx of sodium ions। बोलो, कोई दिक्कत है क्या? rapid influx of rapid influx of sodium ions। कुछ डाउट हो तो बोलो मेरे को। पक्का कोई डाउट नहीं है? तो रैपिड इन्फ्लक्स होगा सोडियम आयन पर। अब समझो इस बात को, ध्यान से समझो पहले। जैसे ही अंदर आएगा प्यारे बच्चों, तो अंदर की तरफ जहां पर सोडियम आयन एकदम तेजी से अंदर आ गया है, तो वहां पर अंदर पॉजिटिव चार्ज और बाहर नेगेटिव चार्ज, क्या ये हो जाएगा क्या? अंदर पॉजिटिव, बाहर नेगेटिव। अंदर पॉजिटिव, बाहर नेगेटिव, अंदर पॉजिटिव, बाहर नेगेटिव, अंदर पॉजिटिव, बाहर नेगेटिव। कितने बार बोलूं और? क्या ये सब समझ में आ गया आपको? इस जगह हो जाएगा। लेकिन बगल में मान लो पोटेशियम आयन चैनल है, तो क्या वहां पर होगा क्या? नहीं। तो वहां बाहर क्या होगा? बाहर पॉजिटिव, अंदर नेगेटिव, बाहर पॉजिटिव, अंदर नेगेटिव, ऐसी तो रहेगा, है ना? वेरी गुड। तो अब आपको ऐसा लगेगा कि कहीं पर नेगेटिव है, कहीं पर पॉजिटिव है। और जब एक ही साइड में, क्योंकि सिर्फ सोडियम आयन चैनल खुला था, तो एक ही साइड में जब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही हैं, तो पॉजिटिव से नेगेटिव ये करंट जनरेट होती है ना, ये पता है ना आपको? तो बाहर की तरफ पॉजिटिव से नेगेटिव, अंदर भी पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो सर्किट पूरा हो जाएगा क्या प्यारे बच्चों? अरे आ गया होगा भैया। सर्किट क्लियर? करंट का फ्लो समझ में आ गया? वेरी गुड। तो यहां पर क्या जनरेट हो गई? इंपल्स। तो ये इंपल्स कैसे जनरेट हुई, ध्यान से सुनो। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना था? -70 मिलीवोल्ट। थ्रेशोल्ड पोटेंशियल कितना आया? थ्रेशोल्ड, सुनते जाओ बच्चों, हमें पता है, आपको मालूम है। थ्रेशोल्ड हो गया मान लो -60 मिलीवोल्ट। अब हम पॉजिटिव करते जा रहे हैं, तो पहले एक स्टेज आएगी जिसमें -60 से जब सोडियम आयन अंदर आएंगे तो 0 आ जाएगा, और 0 के बाद फिर ये बढ़ता जाएगा और +30 मिलीवोल्ट हो जाएगा। सॉरी।
तो ये जो +30 है इसे कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। क्या ये समझ में आ गया आपको? +30 है तो इसे क्या कहते हैं? ध्यान दो भाई। तो एक्शन पोटेंशियल समझ में आ गया? वेरी गुड। यानी माइनस को पहले तो धीरे धीरे, जब सोडियम एकदम तेजी से अंदर आएंगे तो उस साइड पे क्या होगा, माइनस से क्या हो जाएगा, 0 तक पहुंचेगा। और जब 0 तक पहुंचेगा तो उसके बाद क्या होगा, बढ़ते बढ़ते, हाँ तो 0 पहले तो निगेटिव था, उसको 0 किया, आप 0 से पॉजिटिव कर रहे हैं। तो जब हम 0 से पॉजिटिव करते हैं तो इसे कहते हैं ओवरशूट कंडीशन। डू यू नो ओवरशूट? मतलब पहले हम 60 रुपए के कर्ज पे थे, अब हमने 30 रुपए दान कर दिए हैं या दूसरों को दे दिए हैं, तो हम पहले 0 होंगे और 0 के बाद पॉजिटिव की तरफ बढ़ेंगे। तो 0 के बाद जब हम पॉजिटिव की तरफ बढ़ते हैं नेगेटिव से, तो उसे कहते हैं ओवरशूट कंडीशन। सो डू यू नो व्हाट इज ओवरशूट कंडीशन? यानी ये ओवरशूट हो जाएगा ना, ये पॉइंट क्या होगा, ओवरशूट। ओवरशूट कंडीशन। चलो तो अब क्लियर हो गया। अब सुनो, जैसे ही ये एक एक्शन पोटेंशियल यहां जनरेट हुआ, बिल्कुल सही बात है ना, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, तो फिर नेक्स्ट वाला जब सोडियम आयन चैनल है वो खुलेगा आगे। अब यहां से वेव प्रोपोगेट होगी और आगे जाएगी, तो यहाँ सोडियम आयन तेजी से अंदर आएंगे। तो यहां पर भी कंडीशन ऐसी हो जाएगी कि बाहर निगेटिव अंदर पॉजिटिव। ये समझ में आ गया? हाँ जी। तो फिर यहां पर ऐसे, दूसरा टीचर, हाँ बेटा साउंड कट हो गया था, कुछ दिक्कत नहीं है ना। तो मैंने क्या कहा, हाँ तो सुनो ध्यान से, बाहर पॉजिटिव अंदर निगेटिव, बाहर पॉजिटिव, ये क्लियर हो गया। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव ये भी सर्किट क्लियर हो गया। तो ए साइड से एक तरह से देखा जाए, बी साइड की तरफ वेव प्रोपोगेट हो गई क्या, या इंपल्स चली गई क्या, ये समझ में आया क्या आपको सबको? बिल्कुल सही। तो अब जब ए साइड से बी साइड की तरफ वेव प्रोपोगेट हो गई, चली गई, तो ध्यान से समझ के मुझे बता दो जल्दी से कि क्या आप इसे पोलराइज्ड स्टेट कहोगे या डीपोलराइज्ड? क्या आप कह सकते हो कि बाहर की तरफ पॉजिटिव और अंदर की तरफ नेगेटिव है? नहीं कह सकते। भाई बाहर कहीं नेगेटिव है, कहीं पॉजिटिव है, कहीं नेगेटिव है, कहीं पॉजिटिव है, ऐसे ही अंदर है। तो अब पोल्स तो सेट है नहीं। सो नाउ दिस इज टर्म्ड एज डीपोलराइज्ड स्टेट। एक्शन पोटेंशियल कम से कम +30, ज्यादा से ज्यादा +45 मिलीवोल्ट तक रिपोर्ट किया गया है। पूरी स्टोरी क्लियर हो गई? एक्शन पोटेंशियल, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, है ना। चलिए अब अपन बात करते हैं तीसरी चीज, दैट इज व्हाट, दैट इज रीपोलराइजेशन। हाँ तो ये तो हो जाए तो फिर मैं रीपोलराइजेशन पढ़ाऊंगा आपको। सेकेंड स्टेप तो हो गया ना ये, तो थर्ड स्टेप में बताऊं रीपोलराइजेशन। अगर इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज यू कैन आस्क। अगर डाउट नहीं है तो फिर थर्ड स्टेप लिखिए, रीपोलराइजेशन। अच्छा इसमें एक चीज और ध्यान से सुन लो कि यहाँ पर वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल्स की बात हो रही। अब कोई पूछे यार सर डिफ्यूजन आयन चैनल्स का क्या होगा, तो वो तो ओपन ही रहते हैं, वो अब यहाँ पर इमैटेरियल है, उनका कोई खास फर्क नहीं पड़ता। हाँ लेकिन पंप जो होता है ना डीपोलराइजेशन में, सोडियम पोटेशियम पंप, है ना, वो कैसा होता है, क्लोज्ड या ओपन? डीपोलराइजेशन की बात कर रहा हूँ, सोडियम पोटेशियम पंप। यस, तो ध्यान रखना डीपोलराइजेशन में सोडियम पोटेशियम पंप क्लोज्ड रहते हैं। सोडियम पोटेशियम पंप क्लोज्ड रहते हैं, यस पार्थ। ओके बच्चे, तो क्या मैं वापस अब थर्ड स्टेप पढ़ाऊं आपको?
हाँ, उसी को पढ़ाएंगे आज ही, वही है रीपोलराइजेशन जो आपने बोला बच्चे। तो क्या मैं थर्ड स्टेप पढ़ाऊं आपको, रीपोलराइजेशन? ये सब नोट कर लिया डिपोलराइजेशन में? कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट बचा होगा आपको। ओके माय डियर फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू। अब सुनो 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 सुनो, हम्म, मैं इसको क्लियर कर देता हूं और अब लिखता हूं रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन बोलूं मैं? ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखो रीपोलराइजेशन अब क्या होता है। अब ये सिंपल चीज है, जैसे स्टिमुलस से वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल ओपन हुआ था, तो जब स्टिमुलस आगे ट्रांसफर हो गया ए साइड से बी साइड में, तो जो पहला वाला सोडियम आयन चैनल है वो कैसा हो जाएगा, वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल, वो फिर से क्लोज हो जाएगा और ओपनिंग हो जाएगी अब पोटेशियम आयन, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम आयन चैनल की। तो ध्यान से समझो क्या स्टोरी हो रही है, क्या स्टोरी हो रही है बेटा, बिल्कुल ध्यान से समझ में आ जाएगा आपको। थोड़ा सा और फोकस करिए, बिल्कुल एंड में है अपन इस प्रोसेस के। तो मैंने कहा, मान लो ये रेड से मैंने कहा था सोडियम आयन वोल्टेज गेटेड चैनल था, तो अब नाउ सोडियम आयन वीजीसी कैसे हो जाएंगे, क्लोज्ड, क्योंकि एनसीईआरटी लिखती है एक्सट्रीमली शॉर्ट लिव्ड है इनकी ओपनिंग। कैसी है, एक्सट्रीमली शॉर्ट लिव्ड। और अब मैं ब्लैक कलर से इसको लिख देता हूं, पोटेशियम आयन को। तो पोटेशियम आयन वीजीसीज वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन, गेट ओपन। अब बताओ पोटेशियम आयन किस तरफ जाएगा? अरे जब ये क्लोज हो गया, तो जब क्लोज हो गया तो सोडियम आयन का अंदर आना बंद हो गया, लेकिन अब तेजी से रैपिडली क्या जाएगा, बाहर तेजी से पोटेशियम आयन। तो मैनी पोटेशियम आयन बाहर आएंगे, ध्यान से सुनो। तो ये जो पोटेशियम आयन फिर तेजी से जब बाहर जाने लगेंगे, तो अब धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव, ये फिर से रीस्टैब्लिश कर लेंगे। बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव, बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव। माय डियर फ्रेंड्स, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम टेलिंग? ओके, तो बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव फिर से हो जाएगा, क्योंकि अब इसमें समझने वाली बात यह है कि अंदर जब डिपोलराइज्ड हुआ था तो सोडियम आयन अंदर आए थे। कौन अंदर आया था, सोडियम आयन। लेकिन जब रीपोलराइजेशन हुआ तो बाहर कौन गया, पोटेशियम आयन। तो इससे क्या बैलेंस हो गया, चार्ज तो बैलेंस हो गया, लेकिन आयनिक बैलेंस तो नहीं हुआ ना। जो अंदर सोडियम आयन आ गए थे वो तो बाहर गए ही नहीं, और जो बाहर पोटेशियम आयन चले गए थे वो तो अंदर आए ही नहीं। तो फिर से हम क्या ओपन करेंगे इसको मेंटेन करने के लिए? अरे वाह, वेरी गुड बेटा, है ना? सो नाइस, दिल खुश कर दिया आपने, है ना? 100% लोगों का आंसर करेक्ट है। क्या होगा, सोडियम पोटेशियम पंप ओपन हो जाएंगे। तो यहां पर रीपोलराइजेशन में क्या ओपन होगा, सोडियम पोटेशियम पंप फिर से ओपन हो जाएंगे। यानी सोडियम पोटेशियम पंप तो हमेशा चलता रहता है, सिर्फ डीपोलराइजेशन में बंद हुआ था। सोडियम पोटेशियम पंप हमेशा चलता रहता है, कब बंद हुआ था, डीपोलराइजेशन में। इज इट क्लियर? ओके श्री, थैंक यू बेटा। सोडियम पोटेशियम पंप, चलिए ठीक है ना? अब ये जब जैसे ही सोडियम पोटेशियम पंप ओपन हो गया, तो वो वापस से आयन चैनल, वही 3 सोडियम 2 पोटेशियम,
ठीक है, अब इसमें थोड़ी सी चीजें एक समझनी है, हाइपर पोलराइजेशन, वो समझा दूं। देखो, जब वोल्टेज गेटेड पोटेशियम आयन चैनल्स खुलते हैं, ओपन होते हैं, तो जितने सोडियम अंदर आए होते हैं उससे ज्यादा पोटेशियम जाते हैं, क्योंकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी उनको सपोर्ट कर रहा है। इज इट क्लियर और नॉट? क्या सपोर्ट कर रहा है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सपोर्ट कर रहा है ना उसको। तो जितने सोडियम आयन अंदर आए थे उससे ज्यादा पोटेशियम आयन बाहर गए। तो जो रिपोलराइजेशन हुआ, जिसमें -70 मिलीवोल्ट पोटेंशियल हो जाना चाहिए था, वो एक्चुअली हाइपर पोलराइज्ड हो जाता है। थोड़े ज्यादा ही पोटेशियम आयन बाहर चले जाते हैं, और इस वजह से होता है हाइपर पोलराइजेशन, दैट इज -85 टू -90 मिलीवोल्ट। एम आई क्लियर नाउ? -85 to -90 millivolt is, if there is any doubt you can ask please. मैंने रीजन बताया ना बेटा श्री, मैंने कहा ना कि जो पोटेशियम आयन वोल्टेज ग्रेडेड चैनल्स हैं उनके ओपन होते ही कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी तो उनको सपोर्ट करेगा, जो कि सोडियम आयन चैनल को उतना नहीं कर रहा था। तो जितने पोटेशियम जाने चाहिए उससे थोड़े से ज्यादा बाहर चले जाते हैं। तो -70 तो होगा, -70 होगा, फिर -80 हो जाएगा, कहीं पर -85 -90 तक हो जाएगा। बाद में वो सेटल हो जाएगा, बट बहुत कुछ 1-2 मिली सेकेंड के लिए क्या होगा, हाइपर पोलराइज्ड स्टेट आ जाएगी। ये समझ में आ गया कि नहीं? थोड़ा सा एक्स्ट्रा चला जाएगा। बहुत बढ़िया भाई, 100% लोगों को ये भी क्रिस्टल क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है, ऐसा थोड़ी ना होगा। पर कोई ना कोई, किसी न किसी को तो डाउट होगा। वर्तिका, सब लोग लिख रहे हैं क्लियर क्लियर है। पक्का? आस्था, अनुष्का, ओके बच्चों, ठीक है। तो अब मैं आपको एक ग्राफ बता दूं, ग्राफ बता दूं। हाँ जी, तो ग्राफ नोट कर लीजिए मेरे साथ, मतलब ग्राफ समझिए। तो अगर आप ऐसे देखो कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल और टाइम का ग्राफ बनाओ आप, है ना, किसका ग्राफ बना रहे हो? मेम्ब्रेन पोटेंशियल और टाइम का ग्राफ बना रहे हो। तो आपको मैं समझाता हूं। मान लो आपने यहाँ पर टाइम लिख रखा है, टाइम इन मिली सेकेंड्स, टाइम इन मिली सेकेंड ले रखा है, ये 0 है, और ऐसे ही एंड सो ऑन टाइम आ जाएगा। यहाँ मान लो अपन ने इस तरफ ऐसे करके समझाने के लिए आपको यहाँ लिख रखा है मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल समझ लो, ये मान लो 0 है मेम्ब्रेन पोटेंशियल, तो यहाँ कहीं -70 होगा, तो यहाँ कहीं -90 होगा, तो आगे जाकर के वो प्लस होता जाएगा, +30 मान लो हो गया। तो -70 से ग्राफ स्टार्ट होगा ना, और +30 तक जाएगा, और वापस जब आएगा तो ये -90 तक आ जाएगा, लेकिन थोड़ी देर बाद ये वैसे ही स्टैब्लिश हो जाएगा -70 तक। +40 नहीं बेटा, +30। ठीक है, +45 बहुत रेयर जाता है, +40 तो कुछ होता ही नहीं है ना ऋतु? पुरानी एनसीईआरटी में, जो बहुत पुरानी थी, उसमें +45 लिखा था। ठीक है, लेकिन +30 या +45 दोनों चलते हैं, फिलहाल +30 लिखिएगा। तो ये +30 क्या है? एक्शन पोटेंशियल। इस पे एक्शन हुआ ना, एक्शन पोटेंशियल। -70 क्या था? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, आरएमपी। तो ये जो -70 है, -90 क्या हुआ? हाइपर पोलराइजेशन। तो यहाँ पर क्या लिख रहा हूं मैं? हाइपर पोलराइजेशन। मतलब -70 तो पोलराइजेशन है, और -90 हाइपर पोलराइजेशन है।
क्लियर हो गया? -90 क्या है? हाइपर पोलराइजेशन। क्या ये ग्राफ सभी को समझ में आ गया? बोलो, ग्राफ क्लियर हो गया क्या? क्या बात कर रहे हो, सबको समझ में आ गया? बहुत बढ़िया बच्चे, सो नाइस, है ना? ठीक है। ओके प्रियंका कुमावत। ठीक है बच्चे, तो अगर आपसे पूछेगा, अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, ध्यान से सुनो। सोडियम पोटेशियम पंप किस स्टेट में क्लोज रहता है? उज्जवल, सोडियम पोटेशियम पंप बस केवल डीपोलराइजेशन में क्लोज्ड है, बाकी तो ओपन ही है। अच्छा, डिफ्यूजन चैनल्स कब ओपन रहते हैं? तो आप कहेंगे ऑल द टाइम। डिफ्यूजन वाले तो ऑल द टाइम रहते हैं, उनको छोड़ ही दो। वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल कब ओपन होता है? वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल डीपोलराइजेशन में। और वोल्टेज गेटेड पोटेशियम आयन चैनल्स, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम आयन चैनल्स रिपोलराइजेशन में, बस बाकी तो ओपन होते ही नहीं। हाँ, हाइपर पोलराइजेशन भी इन्हीं से होता है, नो डाउट। चलिए, तो इसका मतलब आपको तो पूरा ही आ गया भाई। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70, एक्शन पोटेंशियल डीपोलराइजेशन के टाइम पर +30 से लेकर के +45 तक। रिपोलराइजेशन में वापस से -70 मिलीवोल्ट, और हाइपर पोलराइजेशन में -85 से -90 मिलीवोल्ट। सो नाइस, इज इट क्लियर? इसमें एक छोटी सी चीज और बच गई है बच्चे, पूछूं मैं आपसे? कैन यू टेल मी, कैन यू टेल मी that what is refractory period? I'm asking, what is refractory period? REFRACTORY. Refractory period is what? Hello my dear friends, what is refractory period? I'm asking what is refractory period? हाँ जी, सुनो ध्यान से। जो रीपोलराइजेशन का टाइम है, उस रीपोलराइजेशन के टाइम पर न्यूरॉन पोलराइज्ड तो है नहीं, पोलराइज्ड होने की प्रोसेस पे है। तो क्या उस समय वो कोई नए स्टिमुलस को, नेक्स्ट स्टिमुलस को रिसीव कर सकती है? आपका आंसर होगा एब्सोल्युटली नॉट, क्योंकि हमने पहली लाइन में एनसीईआरटी में लिखा था, पढ़ा था कि न्यूरॉन कब रिसीव करेगी? जब वो पोलराइज्ड हो। वो पोलराइज्ड हो तो ही रिसीव करेगी सिग्नल को। अगर पोलराइज्ड नहीं है तो सिग्नल रिसीव नहीं करेंगे। आ गया क्या सबको समझ में? हाँ, तो refractive period is what? It is that period at which, in which period, yeah, at which that period membrane cannot receive any further stimuli, and it is of what, how much time? कितना टाइम लगता है इसमें? जैसे अगर हम ये ग्राफ की बात करें तो ये तो 1 2 3 4 5 6 मिली सेकेंड्स तक लगा। रिफ्रैक्टरी पीरियड में, यस अनुष्का शर्मा, योर आंसर इज टोटली 100% राइट, दैट इज 1 to 2 मिली सेकेंड्स। 1 to 2 मिली सेकेंड्स, नोट कर लो। रिफ्रैक्टरी पीरियड टाइम कितना है? 1 to 2 मिली सेकेंड्स। 1 to 2 मिली सेकेंड्स। refractory period time is 1 to 2 मिलीसेकेंड। 1 to 5 मिलीसेकेंड क्या होता है? बहुत रेयर होता है। जब हम होल प्रोसेस को डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन को काउंट कर लेना, तो वो हो जाता है 1 to 5 मिलीसेकेंड्स। ठीक है, रिफ्रैक्टिव पीरियड आप 1 to 2 मिलीसेकेंड्स लगाएंगे।
ओवरऑल स्टोरी समझ में आ गई? रीपोलराइजेशन में सोडियम आयन वोल्टेज ग्रेडेड तो क्लोज हो गया ना बच्ची, वो क्लोज हो गया, और पोटेशियम आयन जो वोल्टेज ग्रेडेड है वो ओपन हुआ, तभी तो रीपोलराइजेशन होगा। अगर सोडियम अंदर आता रहेगा तो रीपोलराइजेशन होगा ही नहीं ना बच्चे, है ना? तो मतलब आ ही गया होगा ना। ऋतु अब क्लियर है ना? अब तो क्लियर है, बस बाकी सब भूल जाओ, भूली बिसरी यादें। यस, क्रिस्टल क्लियर ना हो तो फिर हाँ हाँ, क्रिस्टल क्लियर ना हो तो फिर पढ़ाना ही बेकार है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हो गया। हाँ जी, ठीक है, ठीक है बच्चों, है ना? तो अब इसके बाद अपने को साइनैप्स पढ़ना होता है, लेकिन साइनैप्स पढ़ने में तो कम से कम आधा घंटा लगेगा, और टाइम अपने पास है 6-7 मिनट का, तो क्या करें अपन? हैं? आप लोग बताइए, कोई डाउट्स हो तो पूछ लो, नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। बेटा, रिफ्रैक्टरी पीरियड की डेफिनेशन क्या है? इट इज द टाइम पीरियड, लिखो रिफ्रैक्टरी पीरियड में, इट इज द टाइम पीरियड, it is the time period at which we cannot receive, it is the time period that at which neuron cannot receive, ज़्यादा अच्छा है, neuron cannot receive any further stimulus या any further stimuli, cannot receive any further stimuli। ओके, ये ऐसा था। ओके बेटा, और कोई और कुछ लिखवाना है? और कुछ लिखवाना है तो पूछिए प्यारे बच्चों। सॉल्टेटरी कंडक्शन बच्ची मैंने ऋतु बता दिया था आपको, कि देखो जैसे ये न्यूरॉन है ऐसे, तो मैंने आपको समझाया था कि नोड ऑफ रेनवियर रहते हैं बीच बीच में, ये तो ऐसे ऐसे इसे कवर कर लिया मैलन शीट से, मैलन शीट से। हाँ जी, तो नोड ऑफ रेनवियर रहते हैं, तो नोड ऑफ रेनवियर वही प्लेस होते हैं जहां से सोडियम आयन बाहर जा सकता है, ए सॉरी पोटेशियम आयन बाहर जा सकता है या सोडियम आयन अंदर आता है। तो वो नोड ऑफ रेनवियर इसलिए जरूरी है, तो जहां जहां नोड ऑफ रेनवियर होंगे वहीं तो इम्पल्स बनेगी, बाकी जगह तो आयन एक्सचेंज हो नहीं सकता, इसलिए ऐसा लगेगा कि जंप करते हुए बन रही है वेव, एक बार यहाँ बनी, एक बार यहाँ बनी, एक बार आगे बनेगी नोड ऑफ रेनवियर में, तो आपको ये जंपिंग जैसा नहीं समझ में आएगा। रितु, इज इट क्लियर नाउ? व्हाट इज जंपिंग एक्शन? व्हाट इज सॉल्टेटरी कंडक्शन? तो जहां जहां मैलन शीथ एब्सेंट होगी वहीं वहीं पर इंपल्स जनरेट होगी, तो फास्ट होगी, क्योंकि सब जगह नहीं करना है, काफी लंबे लंबे गैप के बाद करना है। तो जैसे वो एनिमल्स नहीं होते जो लंबे लंबे गैप से दौड़ते हैं, जैसे कैंगरू होता है, तो उसे कहते हैं ना सॉल्टेटरी लोकोमोशन है, जंप लगाते हुए, कूदते हुए। तो ऐसे ही जंप लगाते हुए इम्पल्स बनेगी, तो फास्ट हो जाएगी, तो काफी फास्ट होती है, इसलिए तो माइलिनेटेड न्यूरॉन रखते हैं। नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स सीएनएस और पीएनएस में इसीलिए बहुत कम होती हैं, ज्यादा क्या होती हैं? माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होती हैं, क्योंकि ह्यूमंस में स्पेशली, क्योंकि है ना, जैसे फ्रॉग है, अब उसमें नॉन माइलिनेटेड ज्यादा होती हैं, तो फ्रॉग में जो कंडक्शन होता है स्लो होता है, अपन में कैसा होता है? कंडक्शन फास्टर होता है, तभी तो अपन मैमल्स ज्यादा एडवांस्ड है ना।
हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। यस वर्तिका, श्योर, है ना? बस आप पढ़ते रहेंगे जब तक पढ़ाते रहेंगे, हमें क्या है? हम तो सब पढ़ाएँगे, ठीक है? अभी ये बताओ, आज जो मैंने पढ़ाया क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ये सब आ गया ना? हाँ, तो बस ऐसे ही आता रहेगा, डोंट वरी, ठीक है? चलिए, तो फिर मैं एंड करता हूँ बच्चे, है ना? सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय-बाय। ओके, थैंक यू, बाय-बाय। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लो मेरे से, है ना? फुल सिलेबस टेस्ट आपके फरवरी से स्टार्ट हो जाएँगे, तो उसके पहले कर लो आप।